हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन हियर. A question for match the column is given. Match the column first with column second and select the correct answer using the codes given below. In column first, it is given as A. Newton's first law of motion, B. Newton's second law of motion, C. Newton's third law of motion, and D. Rate of change of linear momentum. In column second, it is given as P. Nature of force, Q. Defines force and inertia, R. Measure of force, and S. Real law of motion. Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is Newton's लॉ ऑफ मोशन. तो हमारे पास न्यूटन के 3 लॉ है. जो फर्स्ट लॉ है इट इज लॉ ऑफ इनर्शिया. इट स्टेट्स दैट अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की कंडीशन में है तो रेस्ट की कंडीशन में रहेगा, मोशन की कंडीशन में है तो मोशन की कंडीशन में रहेगा, अनटिल और अनलेस हम उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड नहीं कर देते हैं. नाउ यहाँ पे जो सेकंड लॉ है इट स्टेट्स F इक्वल्स dp डिवाइडेड बाई dt, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इज नोन एज फोर्स, जिसको हम यहाँ पे इंडिकेट करते हैं m इंटू ए से. जो हमारे पास थर्ड लॉ है इट स्टेट्स दैट एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. नाउ यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एक एक करके कॉलम फर्स्ट के जो भी पॉइंट्स हैं उनको कॉलम सेकंड से मैच करेंगे. तो जो फर्स्ट कॉलम है इसमें जो ए पॉइंट गिवन है इट इज स्टेटिंग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. तो जैसे अभी हमने यहाँ पे बताया कि हमारे पास न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है इट इज लॉ ऑफ इनर्शिया. सबसे पहले हमें यहाँ पे इनर्शिया को समझना पड़ेगा. इनर्शिया का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के अपनी इनिशियल स्टेट में रहने की जो टेंडेंसी होती है उसे हम यहाँ पे इनर्शिया का नाम दे रहे हैं. यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेस्ट की कंडीशन में है तो रेस्ट की कंडीशन में रहेगा, और अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट मोशन की कंडीशन में है तो वो उसी कंडीशन में रहेगा जब तक कि हम उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड नहीं कर देते हैं. तो जो इनर्शिया का नेचर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसी इनर्शिया के नेचर को यहाँ पे डिफाइन करने के लिए जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ये दिया गया है. तो इसके अकॉर्डिंग जब भी हमें किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज करना होता है तो हम वहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं. साथ में हमें यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर इनर्शिया का यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी को हम मेजर करते हैं बाय इट्स मास. जिसका मास जितना ज्यादा होता है उसमें इनर्शिया का नेचर उतना ज्यादा होता है. हम इसको इस तरीके से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं. सपोज हमारे पास कोई कार है और हमारे पास कोई ट्रक है, दोनों ही अभी रेस्ट की कंडीशन में है. तो अगर हमें दोनों को मोशन में लेके आना है तो जो ट्रक होगा जिसका मास ज्यादा है उस पे हमें यहाँ पे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है. यानी हमारे पास जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे रखे हैं कार और ट्रक, उसमें जो एक्सटर्नल फोर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं ये डिपेंड करता है कि इनका मास यहाँ पे कितना है. जिसका मास जितना ज्यादा होगा उसको उसकी स्टेट से चेंज करने के लिए हमें उतनी ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है. तो फर्स्ट लॉ से एक तो हमें ये पता चलता है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर इनर्शिया का नेचर है, इसके अंदर यहाँ पे अपनी इनिशियल स्टेट में रहने की टेंडेंसी है. दूसरा, हमें यहाँ से जो फोर्स है इसकी डेफिनेशन के बारे में भी पता चलता है कि हमें अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी इनिशियल स्टेट से चेंज करना है तो वहां पे हमें कुछ एक्सटर्नल एजेंट की रिक्वायरमेंट होगी, और वो एक्सटर्नल एजेंट हमें यहाँ पे फोर्स को डिफाइन करता है. तो यहाँ पे जो फर्स्ट लॉ है अकॉर्डिंग टू द गिवन कॉलम हम ये कह सकते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइंस फोर्स एंड इनर्शिया, इट इज मैचिंग विद क्यू. नाउ यहाँ पे हमारे पास जो बी पॉइंट है अगर हम इसको कंपेयर करें इट इज स्टेटिंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. नाउ जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है इट स्टेट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज फोर्स, जिसको हम यहाँ पे लिखते हैं m इंटू ए के बराबर. तो यहाँ से जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है इससे हमें एक तो ये पता चलता है कि फोर्स का अमाउंट कितना है. यानी अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं तो उसको उसकी इनिशियल स्टेट से या फिर हम कह सकते हैं रेस्ट या मोशन की कंडीशन से हटाने के लिए कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी. तो फोर्स की जो मेजरमेंट होती है ये हम यहाँ पे सेकेंड लॉ से डिफाइन कर सकते हैं. दूसरा, हमारे पास यहाँ पे जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है इट इज ऑल्सो नोन एज रियल लॉ ऑफ मोशन. इसको हम यहाँ पे
रियल लॉ ऑफ मोशन के नाम से भी जानते हैं। इसलिए हम इसको रियल लॉ ऑफ मोशन कहते हैं, क्योंकि जो सेकंड लॉ है इसी की हेल्प से हम यहाँ पे फर्स्ट लॉ को और जो हमारे पास न्यूटन का थर्ड लॉ है इसको डेराइव कर सकते हैं। यानी जो फर्स्ट और थर्ड लॉ है हमारे पास, इसको हम यहाँ पे अगर डिस्क्राइब करना चाहें तो सेकंड लॉ से दोनों को हम डिफाइन कर सकते हैं। इसको हम देख लेते हैं किस तरीके से डिफाइन करता है। वी नो दैट जो एफ की वैल्यू होती है इट इज गिवन एज dp डिवाइडेड बाई dt। p इज मोमेंटम, जिसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं m इंटू ए के बराबर। तो सपोज हमारे पास यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और t टाइम के बाद इसकी जो वेलोसिटी ये v के बराबर हो जाती है। तो इस पर्टिकुलर केस में जो फोर्स की वैल्यू होगी इट विल बी d डिवाइडेड बाई dt। p को हम यहाँ पे लिख सकते हैं m इंटू वी के बराबर। तो यहाँ पे इसी इक्वेशन को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, m विल बी चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी थी, पहले इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी v के बराबर हो गई। तो दिस विल बी v माइनस यू डिवाइडेड बाई dt के बराबर। चेंज इतना आ गया हमारे पास। नाउ यहाँ पे अगर हम एक्सटर्नल फोर्स को 0 के बराबर कर दें तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो v माइनस यू की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू 0। यानी यहाँ से दो चीजें हमें पता चली कि एक तो हमारे पास जो v की वैल्यू होगी वो u के बराबर होगी, दूसरा अगर u की वैल्यू 0 है इसका मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट की कंडीशन में है। तो अगर हम उस पर फोर्स ना लगाएं तो वो ऑब्जेक्ट कि जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो भी 0 के बराबर ही होगी, यानी उसकी कंडीशन में यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। और अगर हमारे पास u की कोई वैल्यू दे रखी है तो एक्सटर्नल फोर्स के एब्सेंस में ऑब्जेक्ट उसी वेलोसिटी के साथ कॉन्टिन्यूअसली मूव करता रहेगा। और हमारे पास न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो भी यही बताता है। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें न्यूटन के थर्ड लॉ को हम किस तरीके से सेकंड लॉ की हेल्प से डिफाइन कर सकते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं। एक ऑब्जेक्ट आ गया a, दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया b। तो यहाँ पे a फोर्स लगाता है b पे और b फोर्स लगाता है a पे। तो नाउ हम यहाँ पे अगर देखें तो a फोर्स लगाएगा b पे, तो b पे जो फोर्स लगता है ड्यू टू a दैट विल चेंज इट्स मोमेंटम, वो b के मोमेंटम को चेंज करेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं dpv डिवाइडेड बाई dt। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से जो हमारे पास a ऑब्जेक्ट है इस पे b फोर्स लगाएगा तो ये आ जाएगा dpa डिवाइडेड बाई dt। दिस विल बी इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ यहाँ पे जो दोनों फोर्स लग रहे हैं अगर हम इनको टोटल कैलकुलेट करें इट विल बी गिवन एज एफ ए बी प्लस एफ बी ए विल बी गिवन एज डी पी ए डिवाइडेड बाई डी टी प्लस डी पी बी डिवाइडेड बाई डी टी। क्योंकि यहाँ पे वी नो दैट जो एक्सटर्नल फोर्स होता है, एक्सटर्नल फोर्स के अब्सेंस में जो सिस्टम का टोटल मोमेंटम होता है ये कंजर्व रहता है, क्योंकि हम यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो इस केस में जो टोटल मोमेंटम आएगा दैट विल बी पी ए प्लस पी बी, ये कांस्टेंट होगा। और अगर हमारे पास ये मोमेंटम कांस्टेंट है तो इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा ये 0 के बराबर हो जाएगा। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट एफ ए बी प्लस एफ बी ए इक्वल्स 0। सो इट विल बी एफ ए बी इक्वल्स माइनस ऑफ एफ बी ए। ये हमें बताता है कि जितना फोर्स ए बी पे लगा रहा है उतना ही फोर्स बी ए पे भी लगा रहा है, लेकिन यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। और यही हमारे पास न्यूटन का थर्ड लॉ भी कहता है कि एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जो कॉलम हमें दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एक तो ये मेजर द फोर्स करता है यहाँ पे कि फोर्स का अमाउंट कितना है। दूसरा न्यूटन का जो सेकंड लॉ है इट इज रियल लॉ ऑफ मोशन। तो जो हमारे पास बी है इट इज मैचिंग विद आर एंड एस। नाउ जो थर्ड है इट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये अभी हम डिफाइन कर चुके हैं कि जो न्यूटन का थर्ड लॉ है ये हमें बताता है कि एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन का इक्वल और अपोजिट यहाँ पे हमें रिएक्शन देखने को मिलता है। इसके कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, अगर ए बी पे फोर्स लगा रहा है तो बी भी ए पे फोर्स लगाएगा। जो फोर्स का अमाउंट होगा मैग्नीट्यूड में सेम होगा, बट दोनों की डायरेक्शन यहाँ पे एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होंगे। नाउ यहाँ पे जो न्यूटन का थर्ड लॉ है इससे हमें फोर्स के नेचर के बारे में पता चलता है कि फोर्स का नेचर कैसा होता है। कहने का मतलब ये हो गया, एक तो हमें इससे ये पता चलता है कि हमारे पास जितना भी फोर्सेज यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं किसी भी सिस्टम के ऊपर वो हमेशा पेयर के फॉर्म में यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। एक्शन का हमेशा रिएक्शन होगा, यानी फोर्स हमेशा पेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा, इससे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करता है तो यहाँ पे जब तक उस फोर्स को वो ऑब्जेक्ट खुद एक्सपीरियंस नहीं कर लेगा
तब तक उस फोर्स को वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे अप्लाई नहीं कर सकता है। यानी अगर यहाँ पे बी ए पे फोर्स लगा रहा है तो बी अगर ए पे फोर्स लगा रहा है तो वही फोर्स यहाँ पे बी भी खुद पे एक्सपीरियंस करेगा। तो इससे हमें यहाँ पे नेचर ऑफ फोर्स का पता चलता है कि जो फोर्स का नेचर होता है ये किस तरीके का होता है। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखें तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हमें पता चलता है नेचर ऑफ फोर्स के बारे में। इट इज मैचिंग विद पी। एंड लास्ट वन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। हमारे पास जो मोमेंटम का चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम इट इज गिवन एज फोर्स एफ इक्वल्स dp डिवाइडेड बाय dt। अगर हम इसको यहाँ पे अंडरस्टैंड करना चाहें तो हम इसको इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को चेंज करने के लिए, मोमेंटम को चेंज करने का मतलब मोमेंटम का चेंज हमारे पास आ गया m इंटू वी माइनस यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस केस में हमारे पास जो एक्सटर्नल फोर्स होता है इट इज मैथमेटिकली गिवन एज dp डिवाइडेड बाय dt। और यहाँ पे इसी इक्वेशन को हम यहाँ पे लिख सकते हैं m इंटू ए के बराबर। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है इससे हमें एक्चुअली में जो फोर्स की मेजरमेंट होती है उसका पता चलता है। मैथमेटिकली हम यहाँ पे फोर्स के वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम से। सो फ्रॉम हियर रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज मेजर ऑफ फोर्स। ये हमारे पास यहाँ पे फोर्स के मेजरमेंट को बताता है एंड इट इज मैचिंग विद आर। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर A is matching with Q, B is matching with R and S, C is matching with P and D is matching with R. So from the given option we can say here A is matching with Q, B is matching with R and S, C is matching with P and D is matching with R. Option third will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.